एक अंग्रेज फिलोसोफर और राइटर हुए ऑल्डस हक्सले। 9 बार नोबेल प्राइज के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया लेकिन कभी मिला नहीं। लेकिन उनकी लिखी एक लाइन आज भी मौजूद है, फैक्ट्स डू नॉट सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज दे आर इग्नोर्ड। यानी अनदेखा कर देने भर से तथ्यों की गंभीरता खत्म नहीं हो जाती, ना वो तथ्य खत्म होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अमेरिका में अब दिख रहा है। वहां ट्रंप सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने मैसेजिंग ऐप सिग्नल पर एक अटैक प्लान डिस्कस कर लिया। उस ग्रुप में एक पत्रकार को भी जानबूझकर या अनजाने में जोड़ लिया जिनके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं था। फिर भी उनके सामने वॉर प्लान पर चर्चा हो गई और कुछ दिनों बाद उन्होंने पूरी चैट अपनी वेबसाइट पर छाप भी दी। उन्होंने ध्यान दिलाया कि ट्रंप सरकार कितनी लापरवाही से काम कर रही है, लेकिन सबक लेने की बजाय ट्रंप सरकार ने पत्रकार को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्हें झूठा और मक्कार बताया जाने लगा। यह साबित करने की कोशिश की गई कि लीक चैट्स में ऐसा कुछ क्लासिफाइड था ही नहीं। ऐसा दिखाया गया जैसे कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ है या नहीं। सिग्नल चैट लीक को ट्रंप सरकार दरकिनार क्यों कर रही है और चैट लीक से यूएस मिलिट्री के बारे में हमें पता क्या चलता है, आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करने वाले हैं। खबर गांव है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। यहां आज बात होगी लीक वॉर प्लान्स पर अमेरिका में मचे घमासान की। हमने 25 मार्च के राजदूत में लीक चैट्स की शुरुआती कहानी आपको बताई थी। तब से अब तक मिसिसिपी में काफी पानी बह चुका है। जैसे गंगा में हिंदुस्तान में पानी बहता है, वहां मिसिसिपी है। बहुत से नए अपडेट आ गए, इसका मतलब उन पर भी बात होगी। लेकिन पहले क्विक रिकैप देते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। 11 मार्च को माइक वॉल्स ने जेफरी गोल्डबर्ग को एक सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करने का न्योता भेजा। माइक वॉल्स डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे यहां अजीत डोवाल हैं, जबकि जेफरी गोल्डबर्ग अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ हैं। जब लिंक भेजा गया तब जेफरी को इसकी सत्यता पर भरोसा था नहीं, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो चुकी है, इसलिए आपको सिरा पकड़ने में मुश्किल आएगी नहीं। जेफरी ने लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन किया। 13 मार्च को उन्हें एक और सिग्नल ग्रुप में जोड़ा गया जिसका नाम था हूती पीसी स्मॉल ग्रुप। यह ग्रुप माइक वॉल्स ने ही बनाया था। उनका पहला मैसेज यह था कि यह ग्रुप 72 घंटों के लिए काम करेगा। इसमें हूती विद्रोहियों पर अटैक के बारे में चर्चा की जाएगी। हूती रेड सी में जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिसके चलते ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हो रहा है। ट्रंप ने रेड सी में सुचारू ढंग से नेविगेशन के लिए हूतीस पर अटैक का आदेश दिया भी था। रेड सी, यमन और हूती विद्रोह के बारे में हम राजदूत में बात कर चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहरहाल उस ग्रुप में जेफरी गोल्डबर्ग के अलावा 18 और लोग थे, जिनमें उपराष्ट्रपति जेडी वांस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, सीआईए के डायरेक्टर जॉन ब्रैडक्लिफ, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, ये सब थे। इनमें से सिर्फ जेफरी के पास ही सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं था, यानी उन्हें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं मिल सकता था, मगर इस पर किसी ने गौर किया नहीं। अगले 2 दिनों तक उन्होंने हूती अटैक के रेलेवेंस पर चर्चा की, जो मेंबर्स थे। इसी दौरान जेडी वांस ने ट्रंप की पॉलिसी से असहमति जताई और अटैक को 1 महीने के लिए टालने का सुझाव दिया। उन्होंने यूरोप के देशों को फ्री लोडर बताया और यह भी कहा कि यूरोप को इसके बदले हमें कुछ चुकाना चाहिए। इस पर बाकी लोगों की भी सहमति थी, लेकिन अटैक टालने का विचार ही टाल दिया गया। फिर 15 मार्च की सुबह रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ऑपरेशनल डिटेल्स ग्रुप में शेयर की और लिख दिया कि अगले 2 घंटे में बमबारी शुरू हो रही है। सब कुछ डिटेल के मुताबिक ही हुआ। अमेरिका ने लगातार 2 दिन हूतीस पर हमला किया। इनमें से 53 लोग मारे गए। इस हमले के बारे में जेफरी गोल्डबर्ग को 2 घंटे पहले पता चल चुका था, लेकिन ग्रुप में मौजूद लोगों को या तो ये जानकारी नहीं थी या उन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं थी। संभव है कि उन्होंने जानबूझकर जेफरी को ग्रुप में ऐड किया हो, या वो इतने लापरवाह थे कि उन्हें किसी आउटसाइडर की मौजूदगी के बारे में मालूम नहीं चला। इसमें दूसरा वाला आकलन ज्यादा प्रासंगिक लगता है। श्योर तो कोई भी नहीं है, हम एक इन्फॉर्म गेस लगा रहे हैं, क्योंकि 24 मार्च को जेफरी गोल्डबर्ग ने अटलांटिक पर चैट का ज्यादातर हिस्सा छाप दिया। इसमें उन्होंने ऑपरेशनल डिटेल्स की जानकारी नहीं छापी थी। उनका दावा था कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होगी, इससे यूएस की सिक्योरिटी को खतरा होगा, लेकिन जितना कुछ उन्होंने छापा वो बवाल के लिए काफी था। आम लोगों से लेकर विपक्षी नेताओं और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी तक के सांसदों ने इस पर नाराजगी जताई। इस नाराजगी में 3 चीजें पॉइंट आउट की गई। नंबर 1, वॉर प्लान डिस्कस करने के लिए प्राइवेट मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किया गया। यूएस में वॉर प्लान्स की मीटिंग अक्सर सेफ रूम्स में होती है, जिनमें एंटी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी लगी होती है।
सेफ रूम में प्राइवेट फोन्स ले जाने की इजाजत नहीं होती। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सिक्योर फोन लाइन इशू की जाती है। मिलिट्री प्लान्स और दूसरे सेंसिटिव मैटर्स वहीं डिस्कस किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फोन्स पर सिग्नल डाउनलोड नहीं हो सकता, यानी हूती अटैक प्लान के लिए प्राइवेट फोन यूज किया गया था जो सुरक्षित नहीं था। अगर वो सिक्योर फोन भी था तब भी सिग्नल सिक्योर ट्रांसमिशंस के लिए अप्रूव्ड ऐप यूएस में नहीं है। दिलचस्प यह है कि हूतीस पर हमले से एक दिन पहले डिफेंस डिपार्टमेंट ने अपने स्टाफ को सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करने से मना किया था। ताकीद की गई थी कि रूस इस ऐप को हैक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे बिंदु पे आई, सिग्नल ग्रुप को इस तरह सेट किया गया था कि एक हफ्ते बाद सारे मैसेज गायब हो जाते। कुछ मैसेजेस के लिए 4 घंटे की डेडलाइन भी सेट की गई थी। यह भी नियमों के खिलाफ था। अमेरिका में इस तरह के प्लान्स का रिकॉर्ड रखने की परंपरा है, इसे भी धता बताया गया। तीसरा बिंदु, जेफरी गोल्डबर्ग को ग्रुप में किस आधार पर जोड़ा गया, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी अभी भी आई नहीं है। 26 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्स ने चैट लीक की पूरी जिम्मेदारी ली, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वो जेफरी को पहले से नहीं जानते थे और उनका नंबर भी उनके पास में नहीं था। अजीब बात है, जबकि जेफरी का कहना है कि वो माइक वॉल्स से कई बार मिल चुके हैं। वॉल्स ने कहा है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति एलन मस्क की मदद मांगी है कि ऐसा कैसे हो गया। खैर, बवाल के बावजूद ट्रंप सरकार ने इसे डाउन प्ले किया। ट्रंप ने कहा कि कोई बड़ी गलती नहीं हुई। उनकी सरकार का यही पक्ष रहा कि गलती माननी नहीं है और ये कतई नहीं कहना है कि ये लीक गंभीर है। यही चीज 25 मार्च को दिखी, जबकि संसद की इंटेलिजेंस कमेटी ने सरकार को समन भी भेज दिया था। डीएनआई तुलसी गब्बार्ड, सीआईए डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल से कई घंटों तक पूछताछ हुई। पार्लियामेंट की जो कमेटी थी उसने की, लेकिन किसी ने भी गलती मानी नहीं। हमने पार्लियामेंट का, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सेनेट। सीआईए चीफ ने कहा कि जेफरी गोल्डबर्ग चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। उन्होंने जो चैट छिपाई है उसको भी रिलीज कर सकते हैं। कोई भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन उनके पास में नहीं थी। चुनौती हो गई। आखिरकार 26 मार्च को जेफरी ने बचे हुए मैसेज भी रिलीज किए। इसमें रक्षा मंत्री हेक्सेट ने हमले की टाइमिंग, टारगेट लोकेशन, हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियार और सीक्वेंस तक के बारे में बताया था। और यह जानकारी क्लासिफाइड है या नहीं, इसको लेकर बहस हो रही है यूएस में। ट्रंप सरकार इसे क्लासिफाइड मानने को तैयार नहीं। सारा पेंच यहीं पर फंसा हुआ है ना। मुजरा कहीं भी चल सकता है, वहां हो रहा है। भले ही ट्रंप सरकार चैट लीक को दरकिनार करने की कोशिश करे, लेकिन वो अपनी गलती से पीछा छुड़ा नहीं सकते हैं। उन्होंने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्कस करने के लिए प्राइवेट मैसेजिंग ऐप को यूज किया। दूसरी चीज, उन्होंने प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स एक्ट का उल्लंघन किया। और तीसरी बात, सीक्रेट प्लान किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिस तक नहीं पहुंचने चाहिए थे, यानी लापरवाही पर लापरवाही पर लापरवाही पर लापरवाही। जैसे डोनाल्ड ट्रंप मिलियंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस बोलते हैं, वो लापरवाही के केस में हो गया है। अगर ये इंफॉर्मेशन किसी दुश्मन देश या संगठन के हाथ लग जाती तो इससे अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरा हो सकता था। इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, वो भी तब जब ट्रंप सरकार सबक लेने को तैयार ही नहीं। इसकी बजाय उनका पूरा फोकस जेफरी गोल्डबर्ग को झूठा बताने में है। ट्रंप ने उन्हें लूजर और घटिया कह दिया है। माइक वॉल्स, जिनके कर कमलों से बवाल की शुरुआत हुई, वो भी जेफरी को झूठा और नीच आदमी बता दे रहे हैं। जब बीबीसी ने जेफरी से इस बारे में पूछा, उनका जवाब था कि उन्होंने पहले मुझे इन्वाइट किया, अब मुझे टारगेट कर रहे हैं। कितनी वियर्ड बात है, मेरी समझ से बाहर है। ऐसा सोचने वाले वैसे जेफरी अकेले नहीं है। ट्रंप सरकार का रवैया बहुतों की समझ से बाहर है। जिम्मेदारी तय करने की बजाय वो आईना दिखाने वाले को निशाना बना रहे हैं। शायद उन्होंने कहीं से ये लाइन सीखी है कि सरकार में इस्तीफे होते नहीं हैं। अमेरिका का अध्याय हम यहाँ पे रोक रहे हैं। अब बोनस खबरों की बारी है। पहली खबर सूडान से। सूडान का सिविल वॉर निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अब 21 मार्च को रेगुलर आर्मी ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा कर लिया था। पिछले 2 वर्षों से ये पैलेस रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ के कंट्रोल में था। 26 मार्च को रेगुलर आर्मी ने खार्तूम एयरपोर्ट को भी जीत लिया। ये भी आरएसएफ के कब्जे में था। इस मौके पर सूडान के डी फैक्टो लीडर अब्दुल फतह अल बुरहान ने कहा कि खार्तूम अब आजाद हो गया है। खार्तूम सूडान की राजधानी है और मुल्क का पावर सेंटर भी। अप्रैल 2023 में रेगुलर आर्मी और आरएसएफ के बीच जंग यहीं से शुरू हुई थी। तब से खार्तूम उनकी लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। हालिया बढ़त के बावजूद सिविल वॉर पर पूर्ण विराम की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि दारफूर और सूडान के दक्षिण में ज्यादा भयानक कत्लेआम अभी भी चल रहा है। सूडान के सिविल वॉर के बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं पहले राजदूत में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरी खबर ब्राजील से। ब्राजील की सर्वोच्च अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को कटघरे में खड़ा करने का आदेश दे दिया है। उनके खिलाफ तख्ता पलट की साजिश रचने का मुकदमा अब चलेगा। उनके साथ साथ 7 और लोगों पर इल्जाम तय किए गए हैं। ये लोग बोल्सोनारो सरकार में अहम पदों पर रहे हैं। बोल्सोनारो जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रहे। अक्टूबर 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में लूला डी सिल्वा से हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी हार मानी नहीं।
हार से नाराज उनके समर्थकों ने ब्राजील में दंगा किया। उन्होंने लूला को शपथ लेने से रोकने की कोशिश की, लेकिन 1 जनवरी 2023 को लूला का शपथ ग्रहण हो गया। इसके 7 दिन बाद बोल्सोनारो के समर्थकों ने राजधानी ब्राजीलिया में सरकारी इमारतों पर धावा बोला। पुलिस ने उन्हें किसी तरह रोका। 1,500 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। यूएस से प्रेरणा बोल्सोनारो ने ले ली थी। इस हिंसा तक बोल्सोनारो अमेरिका चले गए थे। उन्होंने हिंसा की साजिश रचने के आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन जांच में पता चला कि उन्हें इनकी जानकारी थी। असल में पूरी साजिश ही उन्होंने रची थी। बोल्सोनारो इससे भी इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अगला चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सब किया जा रहा है। अगर बोल्सोनारो पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसलिए उनके लिए अगले चुनाव की बजाय मुकदमे पर ध्यान देना अभी ज्यादा जरूरी हो गया। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। खबरगांव को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ विदा ले रहे हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। राजदूत के इस एपिसोड को अभिषेक ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।